चलो देखना, हमने एक पीरियोडिक टेबल बनाया था, बना लिया था। क्या आपको वो पीरियोडिक टेबल माइंड में आ गया? ठीक है। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट लिखा था? हाइड्रोजन। और आपको मालूम है ये वाला जो ब्लॉक था वो क्या था? एस ब्लॉक। के बाद से मैं सिर्फ शेप बना रहा हूँ ताकि आपको आइडिया। ये वाला ब्लॉक कौन सा था? डी ब्लॉक। ये था डी ब्लॉक। यहाँ पे एक एलिमेंट था, कौन सा था? ई। देखो ये जो ये वाला देखना, ये 7th पीरियड, जो लास्ट वाला पीरियड है वो कौन सा है? 7। ये वाला ब्लॉक सारा का सारा क्या है? ई ब्लॉक। यहाँ पे मैंने ये स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम, यहाँ पे मैंने स्टार नाम किया हुआ है। ठीक है। आपको मालूम है कि ये लैंथेनम एक्टिनियम के बाद यहाँ पे भी नीचे बनाए गए, कौन सा ब्लॉक था ये? एच ब्लॉक। इसमें मैंने कहा था दो पहले वाले याद कर लेना है, दो लास्ट। तो पहले वाला जो है वो है सीरियम, इसका एटॉमिक नंबर 58। तो ये कौन सा है? 57। और ये थोरियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 90। तो ये कौन सा वाला है? 89। ठीक है। जो मेन मेन एलिमेंट है वो आपको पता होना चाहिए। और ये ब्लॉक कौन सा है सारा? एफ ब्लॉक। ये कौन सा था? ल्यूटेरियम 71। और यहाँ पे क्या होता है? लॉरेंसियम 10। ठीक है, इतना हमने बना लिया। ये रफली हमने ऐसे बनाया हुआ है। अब देखो, ये हमें पता था कि ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 ये एस ब्लॉक है, और थर्ड से लेकर के कहां तक? 12 तक ये क्या है? डी ब्लॉक है। उसी डी ब्लॉक में एक ग्रुप नंबर है थर्ड, जो कि जिसमें कौन से एलिमेंट आ जाते हैं? और एफ ब्लॉक वाले। ये भी किस ग्रुप के एलिमेंट है? थर्ड ग्रुप। तो थर्ड ग्रुप में बेसिकली सबसे ज्यादा एलिमेंट कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन थर्ड ग्रुप, ये 14 प्लस 14 कितने हो गए? 20 है। और 4 ये भी तो थर्ड ग्रुप भी है, तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए? 13। ये वाला आपका पी ब्लॉक है। और पी ब्लॉक कहां से कहां तक है? 30 से लेकर के ग्रुप नंबर 18। अब देखना, जो जो बचा रह गया था, मैंने ग्रुप नंबर 1 को क्या बोला था? कौन सा मेटल? अल्कली मेटल हो गया था। ग्रुप नंबर 2 को क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। 18 ग्रुप को क्या कहते हैं? नॉर्मल गैसेस। ग्रुप नंबर 17 को क्या कहता? हाइड्रोजन। ग्रुप नंबर 16 को क्या कहता? चारकोजन। ग्रुप नंबर 15 को निकोजन बोलते हैं। उसके बाद से कार्बन फैमिली और फिर बोरॉन फैमिली। डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। और एफ ब्लॉक के एलिमेंट को क्या कहते हैं? रेयर अर्थ मेटल या फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये सब याद रहेगा। ठीक है। अब देखो, ये आपको मालूम है कौन सा पीरियड है? जो एफ ब्लॉक का पहला, ये एफ ब्लॉक का जो पहला रो है, ये कौन सा पीरियड है? 6 पीरियड। ये 6 पीरियड। और ये जो दूसरा वाला रो है, ये कौन सा पीरियड है? 7 पीरियड। अगर आपसे पूछा जाए ये 6 पीरियड कहां से स्टार्ट होता है एफ ब्लॉक का, तो कहां से? सीरियम से। और ये किसके बाद आता है? लैंथेनम के बाद। तो ये जो 6 पीरियड के एलिमेंट है, इनका एक नाम भी रखा गया है, इनको बोला जाता है लैंथेनॉइड्स। लैंथेनम के बाद आने वालों को क्या बोल दिया गया? लैंथेनॉइड्स। अगर पूछा जाए लैंथेनॉइड्स कौन है, तो लैंथेनॉइड्स कौन है? एफ ब्लॉक के 6 पीरियड वाले एलिमेंट, उनको क्या कहा जाता है? लैंथेनॉइड्स। किसके बाद आते हैं? लैंथेनम। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, ये सब कुछ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अदरवाइज कुछ ऐसे भी एलिमेंट है ना जिनकी पोजीशन को लेकर के आज भी कोई भी क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है।
ठीक है, कई केमिस्ट्री की सोसाइटी मांगती है कि लैंथेनम और एक्टिनियम ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट, कई केमिस्ट्री की सोसाइटी मांगती है लैंथेनम और एक्टिनियम के डी ब्लॉक के एलिमेंट। मतलब अगर आप कभी भी गूगल पे जाके सर्च मारोगे ना, तो आधे मिलेंगे आपको साइड जो बोलेंगे ये डी ब्लॉक के, और आधे ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे एफ ब्लॉक। तो इनकी पोजीशन को लेकर के क्लैरिटी नहीं, बट हमारे एनसीईआरटी में क्या कहा गया है, ये दोनों डी ब्लॉक के एलिमेंट। ठीक है, जैसे ज्यादातर एनसीईआरटी फॉलो करती है रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री, तो उसमें क्या कहा गया, इनको डी ब्लॉक का एलिमेंट बताया गया, और जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि इसको दिखाया कहां पे गया है, डी ब्लॉक। जो इनको अलग रखा गया उनको बताया गया एफ ब्लॉक। बट कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि लैंथेनम यहाँ पे है, इसको लैंथेनाइड बोला जाता है, इसलिए लैंथेनम इसमें होना चाहिए। ठीक है, बट हमारे जो कैटेगराइजेशन है ये पीरियोडिक टेबल की किसके बेसिस पे है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में जाता है। तो हमारे एफ सबशेल में सिर्फ ऑर्बिटल कितने हैं, 7, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 14। तो कितने एलिमेंट सिर्फ आ सकते हैं, 14। मतलब एक पीरियड में तो सिर्फ 14 ही आ सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सीरियम को ब्लॉक का पहला एलिमेंट मानते हैं। तो याद रखिए, एक्टिनियम के बाद आने वाले को बोलते हैं एक्टिनॉइड। तो एक्टिनियम के बाद वालों को क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड्स। लैंथेनम के बाद वालों को क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड। एटॉमिक नंबर मैंने कहा था याद रखना 90 से 103, इनको क्या कहते हैं, एक्टिनॉइड। पहला एलिमेंट क्या है, थोरियम, लास्ट एलिमेंट क्या है, लॉरेंस। याद रखिए, जब वहां पे देखो 103 खत्म होता है तो यहाँ 104 आता है, और आपको बताया था ये रदरफोर्ड के नाम पे है, इसको कहा जाता है रदरफोर्डियम, फिर रदरफोर्डियम। और यहाँ पे ये होता है ऑफ्नियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। तो यहाँ पे देखो आपको पता चल जाएगा कि गैप कितने एलिमेंट है, 14, और वही 14 कहां पे, ये नीचे रखे गए। नीचे क्यों रखे गए, क्योंकि ये 14 और ये 14 ये दोनों इनके पीछे, तो पीछे होने की वजह से दिखते नहीं है, तो इनको वहां से हटा करके कहां रख दिया गया, आगे रख दिया। इसलिए इनको ब्लॉक से, पीरियोडिक टेबल के ब्लॉक से अलग ब्लॉक बना के रखा गया, जिनको बोला गया एफ ब्लॉक। बताओ यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट। अब देखो आपको पता है कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और 10th में आपने पढ़ा था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। आपने एक बेसिक फंडामेंटल पढ़ा, मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो बेसिस, उसके लिए बेस क्या लिया गया था, अगर मैं कहूं एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर, तो बताओ किस पे बेस्ड था वो, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। मेंडलीव ने कहा था कि सब कुछ एटॉमिक मास से रिलेटेड। बट आपको मालूम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बनाने से पहले एक साइंटिस्ट थे मोजले। तो मोजले ने क्या किया, ये प्रूव कर दिया था कि किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो एटॉमिक मास से ज्यादा डिपेंड किस पे करती है, एटॉमिक नंबर पर। तो हमारे लिए जो टेबल होना चाहिए वो किस पे बेस होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पे। तो हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। क्योंकि आपने देखो बहुत सारी चीजें वहां पे पढ़ ली थी, इसलिए वहां जो 10 वाली चीजें वहां यहाँ पे रिपीट नहीं कर रही। एटॉमिक मास में कई सारी प्रॉब्लम आती थी, जैसे आइसोटोप कहां पे रखती थी, क्योंकि आइसोटोप में क्या होता है, मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। और अगर मास डिफरेंट है तो उनको भी पोजीशन रहना चाहिए। अगर आपका पीरियोडिक टेबल मास पे बेस्ड है तो जितने भी मास वाले एलिमेंट है सबको होना चाहिए। और ये पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब हमें सिर्फ क्या देखना है, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट का क्या होगा, एक ही होगा, और वो भी क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हमेशा क्या होगा, इंटीजर ही होगा। जबकि एटॉमिक मास में क्या आता था, फ्रैक्शन भी आता था। और बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन बनते थे कि एलिमेंट को होना चाहिए कहीं और, रखा गया कहीं और कह दिया गया ये एक्सेप्शन केस। वहां पे आप पढ़ते थे लॉ ऑफ ट्रायड्स, पढ़ते थे लॉ ऑफ ट्रायड्स कि बीच वाला एलिमेंट है वो पहले और तीसरे, मतलब पहले और अपने बाद वाले एलिमेंट, अपने से पहले और अपने से बाद वाले एलिमेंट के मास का क्या होता था, एवरेज होता था। तो वो बीच वाला एलिमेंट ऐसे प्रिडिक्ट कर दिया गया। इसको क्या बोला था, बोला गया था लॉ ऑफ ट्रायड। साइंटिस्ट कौन से थे, जिनके नाम पे डोवेरियर लॉ ऑफ ट्रायड। फिर आया था एक न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट। लॉ ऑफ ऑक्टेट को हम यहाँ पे भी फॉलो करते हैं कि हर 7 एलिमेंट के बाद जो 8th एलिमेंट आता है वो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी को क्या करता है, रिपीट करता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेट। ठीक है, ये बेसिक चीजें आपने पहले पढ़ी हुई है और आपके एनसीईआरटी में ये जस्ट इंफॉर्मेशन के फॉर्म में आपको याद रखें। मोजले का जो इक्वेशन था, अगर कभी पूछा जाए तो ये इक्वेशन याद रखना, क्या था, किसी को याद है? ये मोजले ने एक इक्वेशन दिया था, मोजले इक्वेशन, जिसमें इन्होंने ये बताया था कि ये जो फ्रीक्वेंसी है न्यू को क्या कहते हैं, न्यू हमारे वहां पर रिलेट होता है किससे, फ्रीक्वेंसी।
तो फ्रीक्वेंसी और ये जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। ये मोजले का इक्वेशन है, जिन्होंने ये इस इक्वेशन से प्रूव कर दिया था कि फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड विथ एटॉमिक नंबर, नॉट रिलेटेड विथ एटॉमिक मास। और आप देखोगे अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो कुछ ग्राफ भी ऐसा आता है। ये ग्राफ आपको शो करता है कि रिलेशन किसके साथ है, एटॉमिक नंबर के साथ। ये सिंपल सा ग्राफ, आप देखो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। बोलो बच्चों बना लोगे। AZ माइनस AB, A और B क्या है, कांस्टेंट। अब A और B क्या है, कांस्टेंट, A एंड B आर कांस्टेंट। तो वेरिएबल यहां पे z को हमने क्या बनाया हुआ, x एक्सिस पे, और रूट म्यू को कहां पे रखा हुआ, y एक्सिस। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाती है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जिसका स्लोप क्या आ जाएगा, देखो आ जाएगा, बताओ कर लो। ठीक है, ये आपको बस एक इंफॉर्मेशन के लिए दे रहा हूं ताकि आपको ये याद रहे कि पीरियोडिक टेबल हमारा किस पे बेसिस है, किस पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। अभी आप देखोगे कि ये बड़ा सिस्टमैटिक लगता है, इसमें भी प्रॉब्लम, बट अभी तक के लिए सबसे अच्छा सिस्टमैटिक यही पीरियोडिक टेबल है। आने वाले टाइम में ये भी पीरियोडिक टेबल क्या होगा, आउटडेटेड होने वाला, क्योंकि इस पीरियोडिक टेबल में जितनी जगह बनाई गई है, ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 118, इसके बाद से पीरियोडिक टेबल में जगह ही नहीं। और आपको मालूम है 118 एलिमेंट्स हमारे पास डिस्कवर हो चुके हैं। अब इसके बाद कोई भी नया एलिमेंट अगर डिस्कवर हुआ जिसका एटॉमिक नंबर 118 के ऊपर हुआ तो उसको जगह कहां दी जाएगी। तो अभी तो सिर्फ हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो फिर यहां से शुरू करेंगे, 8 पीरियड बनाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे, बट मॉडिफिकेशन तो करना पड़ेगा। अभी के लिए हमारे पास जो जगह है वो कितने एलिमेंट की है, 118 एलिमेंट्स की। बताओ यहां तक क्लियर। अब देखो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, बी ब्लॉक, एफ ब्लॉक बना दिया। अब हमें देखना होता है कि अगर आपके पास एटॉमिक नंबर है, क्योंकि 1 से लेकर के कहां तक जाना है 118 तक, तो हम सभी एलिमेंट को याद करके उनकी पोजीशन तो याद नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा लगता है कि इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट ये कह सकते हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट है कि हम हर एलिमेंट की पोजीशन को मेमोराइज कर सके, वो कहां पे, कहां तक, 1 से लेकर के 118 तक। तो कुछ सिस्टमैटिक तरीके बनाए गए, फॉर्मूले बनाए गए, ताकि आपको अगर एटॉमिक नंबर दे दिया जाए तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आप ये बता पाओ कि वो किस ब्लॉक का है, किस पीरियड का है और किस ग्रुप का है। तो अगर ये 3 चीजें पता चल जाए तो बताओ उसकी पोजीशन आ जाएगी कि नहीं। तो वो अब हमें पढ़ना है कि पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट, पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, position of an element in the periodic table. Position of an element in the periodic table with the help of atomic number. With the help of atomic number. सबसे पहला केस, फर्स्ट केस नंबर 1, केस नंबर 1 फॉर S block A, फॉर S block। देखो मैं पहले ब्लॉक के लिए इसलिए लिखवा दे रहा हूं, ब्लॉक वाइज हम चलेंगे कि S block होगा तो क्या ग्रुप होगा, P block होगा तो क्या ग्रुप होगा, D block होगा तो क्या होगा, F block होगा तो क्या होगा। अब आपको ये पता है कि S block का पता कैसे चलेगा, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में जाएगा वो सबशेल क्या बता देगा, ये तो पता चल जाएगा किस ब्लॉक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसकी सबशेल में जाएगा उससे पता चल जाएगा कि S ब्लॉक का है या नहीं। अगर S ब्लॉक का है तो हम अभी यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर S ब्लॉक। अगर कॉन्फ़िगरेशन में NS1 आ जाए तो कौन सा ग्रुप, फर्स्ट। अगर S1 आ गया जैसे क्या आएगा 1S1, 2S1, 3S1, 4S1, 5S1, 6S1 या फिर क्या आएगा 7S1। तो S1 आया तो ये क्या बता देगा, कौन सा ग्रुप, फर्स्ट। और अगर NS2 लास्ट में आ गया तो ये क्या बता देगा, सेकंड। तो S ब्लॉक में तो हमें मालूम है 2 ही ग्रुप होंगे, या तो S1 आएगा या तो फिर क्या आएगा S2 आएगा। S1 आ गया तो कौन सा ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, और S2 आ गया तो कौन सा ग्रुप, सेकंड। और P ब्लॉक एलिमेंट
ये दूसरा केस थोड़ा समझते भी चल रहा था कि आपको आइडिया है कि कोई थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है, ज्यादा फार्मूला भी नहीं। बताओ पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है? पी ब्लॉक किस ग्रुप से स्टार्ट होता है? 13 to 18 इतना आइडिया होना चाहिए कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट अगर है, अगर कोई एलिमेंट पी ब्लॉक में तो उसका ग्रुप 13 होगा या 13 के बाद कहां तक होगा? 18 तक होगा। क्या तक क्लियर है? अब देखो हमें पता है कि जब 12 के बाद ही 13 आना है और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर 13 ग्रुप में है तो बताओ कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा? P1। जब कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो क्या आएगा? P1। और जब 14 ग्रुप होगा तो क्या आएगा? P2। 15 ग्रुप होगा तो क्या आएगा? P3। फिर P4, P5, P6। बोलो वैसे ही आएंगे 14, 15, 16, 17, 18। इसी तरह से आता है कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा एक चीज हम और कर लेते हैं, शायद आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे हमने एस ब्लॉक लिखा है तो यही पे इनका ना जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन साथ में और अच्छा रहेगा, इजी रहेगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? नॉर्मली इनके कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में क्या है, तो आप इसको लिख लेना जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों सुनाई दे रहा है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एस ब्लॉक के एलिमेंट का लिखा जाता है आइदर NS1 या फिर यहाँ पे क्या आएगा 2, तो 1 और 2। तो एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा तो उसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NS1 या फिर क्या आएगा NS2। अब जरा देखो अगर पी ब्लॉक के एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो देखो क्या बनेगा। जैसे मैं अगर लिख दूं यहाँ पे सपोज करो कि मैंने सिलिकॉन का लिखा है जिसका एटॉमिक नंबर 14 हो। जरा सिलिकॉन 14 का एटॉमिक नंबर का कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो याद है 1s2 2s2 आगे 2p6 3s2 3s2 3p2। अब ध्यान से समझना, ये 3p2 है तो उसके पहले 3s तो भरेगा ही भरेगा। तो अगर मैं n 3 लिखता हूं तो ये क्या होगा? ये भी n 3 आ जाएगा। इसका मतलब है मैं अगर यहाँ पे जनरलाइज करने के लिए अगर किसी भी पी ब्लॉक के एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो 3p भरूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 3s। अगर 4p भरूंगा तो क्या आएगा? 4s। 5p भरूंगा तो क्या आएगा? 5s। 6p लिखूंगा तो क्या आएगा? 6s। तो क्या हमें समझ में आ रहा है कि लास्ट में अगर मैं लिखूं np तो उसके पहले ये ns2 तो आएगा ही आएगा। बोलो ये बात समझ में आ रही है? यानी कि हमारा जो s है पहले भरेगा उसके बाद ही क्या भरेगा? ये बात समझ में आ रही है? तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है? NS2 और NP कहां से कहां तक जाएगा? 1 2 6। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है? NS2 NP 1 से लेकर कहां तक? 6। बोलो ये समझ में आ रहा है? जैसे कोई भी एलिमेंट उठा लो तो हर एलिमेंट में देखोगे कि इलेक्ट्रॉन जो वेरिएबल हो वो वेरिएबल किसमें है? p में। और उसके पहले ये क्या हो चुका है? ये एक तरह से फिक्स हो चुका है। जिस भी शेल नंबर में आप p भरोगे सब शेल में, उसी शेल नंबर का s स्ट्रक्चर हमेशा क्या रहेगा? फिल्ड रहेगा, चाहे वो p ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट क्यों ना हो। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो NS2 और NP कहां से? 1 2 6। अब देखना ग्रुप नंबर 13 से ये शुरू होता है। इसका मतलब हुआ कि दिमाग लगाना, अगर P1 हो तो मैं लिख दूं फॉर्मूला ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन P सबशेल। तो क्या हमें सारे ग्रुप पता चल जाएंगे अगर P सबशेल में इलेक्ट्रॉन के नंबर पता हो तो? जैसे मैं लिखूं 12 और P1 है तो 12 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 13। P5 है तो 12 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 17। 6 है तो 12 प्लस 6 क्या आ जाएगा? 18। या तो हम ये वाला फॉर्मूला बना लें या फिर एक दूसरा फॉर्मूला क्या बना सकते हैं कि अगर आपका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP 1 2 6 तो इस 2 को अगर बार-बार इसमें ऐड करते जाओ तो फॉर्मूले में क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल। nth शेल में क्या होगा? NS2 वाला आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो 10 प्लस 2 12 को तो पूरा कर ही देगा। वेरिएबल कौन सा रह जाएगा? यही P1। आपको जो इजी लगता हो वो उससे अप्लाई करके आप फॉर्मूला बना सकते हो। बुक में जो फॉर्मूला बनाया गया वो 10 में ऐड किया हुआ है कि 10 प्लस
मैं पहले लिख देता हूँ फॉर्मूला। ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NH शेल। NH शेल में कौन कौन आ जाएगा? NH2 आ जाएगा और NP 1 से 6 तक आ जाएगा। तो देखो NH2 वाला 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा और वेरिएबल कौन सा रहेगा? P वाला रहेगा। तो क्या हमें यहां से भी ग्रुप नंबर मिल जाएगा? और या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या बना सकते हैं? 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NP सबशेल। तो दोनों फॉर्मूले अपनी जगह पे ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है? जैसे एक केस में आपको दे रहा हूं, आप थोड़ा सॉल्व करने की ट्राई करो। फाइंड द ग्रुप एंड फाइंड द ग्रुप एंड ब्लॉक। फाइंड द ग्रुप एंड ब्लॉक of an element whose atomic number is 32, whose atomic number is 32। 14th group। 32 कौन सा ग्रुप? 14th group। 14th ग्रुप। ब्लॉक ब्लॉक P ब्लॉक। देखना 32 का कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, क्या बना? 32 वाले एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। चलो यहां तक क्लियर? 3p6 के बाद किसको भरते हो? 4s2, फिर किसको भरते हो? 3d10, फिर क्या आएगा? 4p। अब क्या हो गया? अरेंज करोगे तो अरेंज करने के बाद जब आप लिखते हो करेक्ट कॉम्बिनेशन, तो ये लिखोगे 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p। तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में गया? p सबशेल में। जैसे ही लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबशेल में चला गया, ब्लॉक कौन सा बन गया? p ब्लॉक। तो ब्लॉक का पता तो फटाफट चल जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, लास्ट शेल आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में जाएगा तो क्या बता देगा? ब्लॉक। जैसे ही ब्लॉक पता चल गया, आपको पता होगा p ब्लॉक तो ग्रुप नंबर 13 से शुरू होता है। अगर आपने ये वाला फॉर्मूला लिख दिया 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p सबशेल, तो क्या लिखोगे? 12 का मतलब हो गया कि अब आपको वेरिएबल से क्या लेना है? 2। और अगर 10 लिखोगे तो 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल। तो nth शेल में 2 सबशेल आ गए। कौन कौन से? s वाला आ गया 2, ये भी 2, तो n प्लस ये 10 प्लस कितना करना पड़ेगा? 4। तो ग्रुप नंबर कितना आएगा? 14। बोलो क्लियर है? इसमें कोई डाउट? p ब्लॉक का ग्रुप नंबर आ जाएगा। अब देखो मैंने आपको यहाँ पे ये थोड़ा सा रफ जो पीरियोडिक टेबल बनाया है, किस लिए कि आपका अगर सपोज करो इधर कोई भी गड़बड़ी और आपको थोड़ा एटॉमिक नंबर का आइडिया है कि कौन सा एटॉमिक नंबर कहाँ पे होता है, तो आपसे कभी मिस्टेक नहीं हो। जैसे आपको मालूम है कि जिंक क्या होता है? 30 एटॉमिक नंबर। तो सिंपल सी बात है कि 30 के बाद वाला 31 32 33 34 35 36 अगले 6 जो एलिमेंट होंगे वो सारे किस ब्लॉक के होंगे? p ब्लॉक के होंगे। इसी तरह से अगर हमें कैडमियम मरकरी इनके भी एटॉमिक नंबर का अगर आइडिया हो तो आप आगे पीछे समझ करके ये पता कर लोगे कि एलिमेंट कौन से ब्लॉक में आएगा। तो अगर इधर गड़बड़ हो भी गया, वैसे तो अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो इधर भी गड़बड़ नहीं होगा, बट आपको आइडिया रहना चाहिए कि एलिमेंट कहां पे होना चाहिए। जैसे मैंने ये 4 एटॉमिक नंबर आपको याद करवा दिए कि 58 से 71 90 से लेके 103। तो आपको मालूम है कि अगर इस एटॉमिक नंबर के बीच के एलिमेंट का कभी भी ग्रुप और ब्लॉक पूछा जाए या पीरियड पूछा जाए, आपको मालूम है कि यहाँ तो निकालने की भी जरूरत नहीं है। क्या यहाँ के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इतना बड़ा? सपोज करो कि मैंने आपसे ऐसे ही एक प्रॉब्लम आपसे पूछ ली कि 64 वाला एलिमेंट किस ग्रुप में पड़ा हुआ है। 64 वाला एलिमेंट 64 जिसका एटॉमिक नंबर है, वो एलिमेंट किस ग्रुप में पड़ा हुआ है? तो अगर आपके दिमाग में ये नंबर हो 58 से 71, तो आपको पता है 64 तो इनके बीच में ही आएगा, और अगर इनके बीच में आएगा तो वो नीचे F ब्लॉक का हो गया, और अगर F ब्लॉक का हो गया तो F ब्लॉक का तो ग्रुप कौन सा है? थर्ड ग्रुप। तो यहाँ पे 64 तक आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज हमें क्या लिखना पड़ेगा? फिर कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। और 64 वाले कॉन्फ़िगरेशन
या एफ ब्लॉक में जो भी एलिमेंट्स है उनके कॉन्बिनेशन बहुत सारे एक्सेप्शन वाले हैं। तो एक्सेप्शनल केसेस होने की वजह से इनके एलिमेंट, ये एटॉमिक नंबर अगर आपको याद है तो फटाफट बता दोगे, ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक, बोलो याद है। तो एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर पता चल जाएगा, बी ब्लॉक का ग्रुप नंबर पता चल जाएगा। अब थर्ड केस डी ब्लॉक, अब डी ब्लॉक, डी ब्लॉक कहां से कहां है, डी ब्लॉक कहां से कहां है, वो फोर ना बदल करती है वैसे। हाँ बदल के रखो आपको, देखो आपको ऑफलाइन क्लास लगा। थर्ड केस किसका है, फॉर डी ब्लॉक। देखो डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर केस इसी का पूछा जाता है। डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैं पहले लिख रहा हूं फिर मैं आपको समझाऊंगा। ये कॉन्फिगरेशन होता है n-1 डी 1 से लेकर के 10 तक, ns1 और ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन n-1 डी 1 to 10 ns1 और 2। अब देखो ये डी ब्लॉक का ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में आप देखो यहाँ पे वेरिएबल हमने दो लिए। क्या ये समझ में आ रहा है कि 1 to 10 ये वेरिएबल है, 1 to 10 क्या वेरिएबल, और उधर 1 और 2 लिखा है, और आपको मालूम है वो 1 और 2 में होना तो चाहिए था 2, बट 1 कौन से एलिमेंट की वजह से लिखा गया है, D4 नहीं हो सकता और D9 नहीं हो सकता, तो D4 को हमेशा क्या बनाना पड़ता है, D5, तभी वो अगले वाले S सबशेल से क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। उन्हीं केसेस में वो क्या आता है NS1। जैसे क्रोमियम का हमें याद है, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3D5 4S1, कॉपर का क्या होता है 3D10 4S1। तो ये जो दो ग्रुप के एलिमेंट है क्रोमियम एंड कॉपर, उनकी वजह से यहाँ पे 1 भी पॉसिबल केसेस में आता है, अदरवाइज बाकी सभी में क्या आएगा NS2। अब देखो जैसे मैंने आपको कहा था कि आप आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ये याद है आपको 26, तो 26 वाले का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ पे क्या आता है 3d6 4s2। मैंने अरेंज करके लिख दिया और आपको आंसर देखो अरेंज करके ही हमेशा लिखना होगा, बट भरते पहले इसको 4s को, जब 4s भर जाता है फिर भरता कौन है 3। अब जरा देखो जो हमारा लास्ट शेल है वो कौन सा है 4, लास्ट शेल क्या है 4, बट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में भरा जा रहा है अब थर्ड में, तो अगर ये n है तो ये 3 क्या है n-1, तो वेरिएबल हमारे लिए कौन बन गया, ये जब 1 होगा तो ये भी वेरिएबल, और हमारे लिए डी ब्लॉक में वेरिएबल तो डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये D1 से कहां तक जाते हैं D10 तक जाते हैं। आपको मालूम है कि थर्ड में D1 आएगा और ये 12th ग्रुप में क्या आएगा D10 आएगा, तो D1 से लेके D10 तक हमारा वेरिएबल, इसमें D4 और D9 दो एग्जिस्ट नहीं है, बट हमारे लिए क्या है कि कॉन्बिनेशन लिखेंगे तो वेरिएबल 1 to 10 और NS1 और 2। ध्यान रखना जो एक शेल पहले वाला होता है यानी कि अंदर वाला शेल उसको क्या बोलते हैं पेनल्टी वेट शेल, यानी कि अगर हमारा ये n है ये कौन सा शेल है ये आउटर शेल, उसके पहले वाले को क्या बोलते हैं पेनल्टी। तो अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से शेल हैं, वेरिएबल शेल एस ब्लॉक में क्या था एक ही वेरिएबल शेल जो लास्ट वाला है, बी ब्लॉक में भी क्या है लास्ट वाला शेल, बट डी ब्लॉक के साथ क्या है कौन कौन से शेल वेरिएबल हो गए दो, आउटर शेल एंड पेनल्टी वेट। तो हमारे लिए देखो जनरल कॉन्फ़िगरेशन अब आपको क्या क्लियर हो रहा है कि क्यों ये n-1 d 1 to 10 और साथ में क्या लिखा गया ns1 और 2, उसके पहले वाले तो सारे क्या रहते हैं फिक्स। अब देखो ना इसके पहले वाले सारे क्या रहेंगे फिक्स रहेंगे, ये चेंज नहीं होगा। क्या ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया। वेरिएबल कौन कौन से सब शेल है पेनल्टी वेट डी सब शेल और आउटर एस सब शेल, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ग्रुप नंबर कैसे निकाला जाता है, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू जो वेरिएबल सब शेल है, वेरिएबल सब शेल कौन कौन से n-1 d एंड ns सब शेल, इसमें जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं उन सभी इलेक्ट्रॉन को ऐड कर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन
n-1d and ns subshell. बच्चों क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1d सबशेल एंड ns सबशेल, इन दोनों सबशेल के वेरिएबल इलेक्ट्रॉन को आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर। जैसे आयरन 26 में आप बताओ किसको किसको ऐड करोगे? 3d6 3d6 4s2 6 + 2 क्या आएगा? 8। तो आयरन किस ग्रुप का एलिमेंट होगा? 8 ग्रुप का। आप देखोगे 3rd 4th 5 6 7 8, आप देखोगे यहाँ पे पोजीशन किसकी आएगी? आयरन। उसके पहले किसकी पोजीशन आती है? मैग्नीज। उसके पहले किसकी? क्रोमियम। उसके पहले वैनेडियम और उसके पहले क्या आता है? टाइटेनियम। तो आप डी ब्लॉक का अगर एलिमेंट पता चल जाए तो हमें क्या करना है? आउटर एस सबशेल और पेनल्टी में n-1d सबशेल, दोनों के इलेक्ट्रॉन को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। हमें क्या पता चल जाएगा? ग्रुप नंबर ऑफ डी ब्लॉक है। बताओ यहां तक। और इसके बाद लास्ट केस 4 फॉर एफ ब्लॉक है, फॉर एफ ब्लॉक है। बताओ एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए क्या ग्रुप नंबर हमें ऑलरेडी पता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए अगर हम लिखें 4th केस फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो इसका ग्रुप नंबर ऑलरेडी पता है कि? तो यहाँ पे जो ग्रुप नंबर वैसे नहीं, तो ग्रुप नंबर क्या है? ग्रुप नंबर एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या है? 3rd। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक बिलोंग टू 3rd। तो इसके लिए कोई फार्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, बट आपको क्या याद करने की जरूरत है? ये 4 एटॉमिक। बोलो आइडिया रहे। वैसे तो क्लास में मैं इतनी बार इसको बोल दूंगा आपको याद हो जाएगा। तो अभी तक ये 4 एटॉमिक नंबर माइंड में तो है 58 71। अगर 2 भी याद हो गए तो 40। इसमें कितना ऐड करना है? 13 ऐड करोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा? वो लास्ट वाला पहुंच जाएगा। क्योंकि जब आप ऐड करते हो तो इसको छोड़ देते हो। तो 58 में कितना ऐड करोगे? 30। और 90 में कितना ऐड करोगे? 30। आपको पता चल जाएगा टोटल 40। और ये एटॉमिक नंबर भी याद आ जाएगा। तो 58 से 71 और 90 से 103। बोलो यहां तक क्लियर? अब देखो इसके बाद क्या आता है? पीरियड का पता कैसे करें? जब भी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आउटर मोस्ट जो भी शेल नंबर आएगा, लास्ट शेल नंबर हमेशा आपको बता देता है पीरियड। कोई भी लास्ट शेल आएगा, जैसे अगर आयरन का लास्ट शेल नंबर देखोगे तो क्या आएगा? तो इसका क्या पीरियड आ गया? 4। तो किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में जो भी लास्ट शेल नंबर आएगा वो हमेशा हमें क्या बता देगा? पीरियड। तो ये लिख लो नीचे एक लाइन, लास्ट शेल नंबर in any electronic configuration, last shell number in any electronic configuration, last shell number in any electronic configuration tells about the period. Last shell number period. बोलो पीरियड का भी पता चल जाएगा। पीरियड का पता चल जाएगा। और ब्लॉक का कैसे पता चलेगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन मूव्स इनटू फिक्स सबशेल। अगर वो एस सबशेल में गया तो किस ब्लॉक का? एस ब्लॉक का। पी सबशेल में गया तो किसका? पी ब्लॉक का। डी सबशेल में तो डी ब्लॉक, एफ सबशेल में तो एफ ब्लॉक। लास्ट शेल नंबर क्या बता देगा? पीरियड। और अगर हमें ब्लॉक पता चल गया तो ये जो हमने यहाँ पे 3 ही फॉर्मूले देखने हैं, और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका है? डी वाले। क्योंकि देखो एफ ब्लॉक के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। कौन सा ग्रुप है? 3rd। और एस वाले में आपको मालूम है S1 आएगा तो फर्स्ट ग्रुप, S2 आएगा तो सेकंड ग्रुप। पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के 2 ही के फॉर्मूले। पी ब्लॉक में आप क्या करोगे? 12 प्लस पी के इलेक्ट्रॉन, और डी ब्लॉक में n-1d ns। तो ज्यादातर जो मिस्टेक होती है वो डी वाले में होती है, तो आपसे ज्यादातर डी वाला पूछा जाता है। तो डी पूछेंगे या तो पी। क्या दोनों क्लियर? अब एक क्वेश्चन लिखो और उसका बताना है ब्लॉक, पीरियड एंड फाइंड ब्लॉक group and P of the element whose atomic number is 47.
तो 47 वाले एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का ग्रुप पीरियड The period is fourth. पीरियड आ गया 4 फिर से चेक करो Seventh. नहीं पहले पीरियड ही चेक करो पीरियड ही गड़बड़ होगा It's fifth. कौन सा पीरियड आया Fifth. फिफ्थ हाँ पीरियड आएगा फिफ्थ कॉन्फ़िगरेशन लिखिए बोलो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 मैं अरेंज करके लिखा हूँ 3d10 ठीक है इसके बाद 4s2 4p6 उसके बाद 4d10 5s1 ये है क्योंकि यहाँ पे भी जब लिखोगे तो D9 आ रहा होगा जब इसका भी लिखोगे तो D9 आ रहा होगा और ये क्या होगा 5s2 अब देखो n की लास्ट वैल्यू आउटर मोस्ट शेल कौन सा है हमारा ये 5 तो अगर आउटर मोस्ट शेल 5 है तो ये क्या है कौन सा पीरियड है फिफ्थ पीरियड तो ये ध्यान रखना जो लास्ट शेल नंबर आएगा वही क्या बताएगा पीरियड ये समझ में आ रहा है तो फिफ्थ शेल हमारा क्या है लास्ट शेल तो ये हमारे लिए पीरियड क्या बता दे रहा है फिफ्थ पीरियड अब देखना ये 5s1 4d10 आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन पहले 5s में गया है d में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन 5s में गया था या d में गया d में गया था तो ब्लॉक कौन सा होगा d ब्लॉक वो तो हम कॉन्फ़िगरेशन को चेंज इसलिए करते हैं ना क्योंकि d9 एग्जिस्ट नहीं करता बट इलेक्ट्रॉन गया किसमें था लास्ट वाला d9 वाला इलेक्ट्रॉन ही था ना वो बाद में क्या लिया 5s से एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो हमारे लिए ब्लॉक कौन सा आ गया d ब्लॉक बोलो बच्चों समझ में आ रहा है तो ये कौन सा आ गया डी ब्लॉक अब डी ब्लॉक के एलिमेंट का ग्रुप नंबर बताना होता है तो क्या करते हैं लास्ट वाला एस सबशेल प्लस एक पहले वाले का डी सबशेल दोनों के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं तो 10 + 1 कितना हुआ 11 तो ग्रुप नंबर क्या आ गया 11 तो ग्रुप नंबर 11 पीरियड फिफ्थ ब्लॉक कौन सा डी बताओ ग्रुप नंबर 11 ग्रुप में कॉपर है सिल्वर है कॉपर का हमें मालूम है 29 सिल्वर का ही एटॉमिक नंबर होता है 47 तो देखो ये सिल्वर की पोजीशनिंग हमें पता चल गई डी ब्लॉक ग्रुप नंबर 11 और पीरियड कौन सा है आपको मालूम है डी ब्लॉक शुरू होता है फोर्थ पीरियड से ये कौन सा पीरियड है फिफ्थ बोलो पता चलता है ठीक है और आपको ना 50 से नीचे नीचे एटॉमिक नंबर के वो पोजीशनिंग पूछ लेते हैं तो बताओ क्या कर लो और अगर मैंने कुछ इसमें अगर नंबर दिया तो ये तो आपको आइडिया से पता चल जाएगा दूसरा है अगर 100 से ऊपर दिया गया तो ध्यान रखना आपको क्या याद रखना है 103 ये नंबर याद कर सकते हो 103 वाला किस ग्रुप का है थर्ड अब ध्यान रखना अगर 100 के ऊपर है ये कहीं पे लिख भी लेना माइंड में रखना 100 101 102 103 ये सभी कौन से ब्लॉक में आएंगे एफ ब्लॉक में 103 याद रखना 103 किस ग्रुप का है थर्ड ग्रुप का है 104 किस ग्रुप का होगा फोर्थ 105 किस ग्रुप का होगा अब बताओ मैंने पूछ दिया 112 किस ग्रुप का होगा 12 अब मैं पूछूं 117 वाला किस ग्रुप का होगा 17 तो लास्ट के जो दो डिजिट है 103 के बाद वाले 103 या 103 के बाद वाले लास्ट के जो दो डिजिट है क्या वो हमें डायरेक्टली ग्रुप नंबर बता देंगे यस सर लिख लेना इफ एन एलिमेंट हैज atomic number more than or equal to 103 if an element has atomic number more than or equal to 103 then last two digit tells about the group number for example 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 1
फॉर एग्जाम्पल अब ऐसे लिख ला 104 4, फॉर एग्जाम्पल 104 इज ऑफ 4, 1112 112 is of 12, 117 is of 17। बोलो समझ में आ रहा है? यानी कि हमें अगर 90 के ऊपर अगर कभी एटॉमिक नंबर दिया जाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ कॉमन सेंस लगा करके ग्रुप नंबर बता देंगे। फिर ग्रुप नंबर ही नहीं, क्या आप पीरियड भी बता दो कि अगर एटॉमिक नंबर देखना ये 89 है, 83 है, इसके पहले क्या आएगा 88, इसके पहले क्या आएगा 87, 87 के बाद का एटॉमिक नंबर कोई भी होगा पीरियड तो यही आएगा। तो समझ में आ रहा है? एटॉमिक नंबर मोर देन और इक्वल टू 87, पीरियड इज 6, दैट इज 7 पीरियड। तो पीरियड की कोई चिंता नहीं। ये अगर एटॉमिक नंबर याद है तो ब्लॉक की कोई चिंता नहीं। और हमें पता है कि 112 12th ग्रुप का है, तो 112 और ये 104 ये सारे कौन से ब्लॉक में आएंगे? इनके ग्रुप नंबर जो है ये सारे के सारे कौन से ब्लॉक के हैं? डी ब्लॉक के। और 112 के बाद जब 113 शुरू होगा तो 13 ग्रुप से कौन सा ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है? डी ब्लॉक। तो थोड़ा सा अगर हम आइडिया लगाएंगे तो हमें 87 के ऊपर वालों का कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं। बताओ क्या बात समझ में आ रही है? अब देखना, बोलो बच्चों यहां तक कोई डाउट? अब देखना जो हमारा फर्स्ट पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट है? फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है? सिर्फ 2। तो फर्स्ट पीरियड को ऐसे कभी पूछ दिया जाता है, ये स्कूल में भी पूछते हैं, फर्स्ट पीरियड को बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। ये इनके नाम रखिए, वेरी शॉर्ट पीरियड। सबसे छोटे पीरियड कौन, सबसे छोटा पीरियड कौन सा है? उसके बाद से देखो सेकंड एंड थर्ड, इनमें कितने एलिमेंट है? सेकंड एंड थर्ड। अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट भी आप लिखना चाहो तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट हैं? अच्छा सेकंड एंड थर्ड में बता देना कितने एलिमेंट? 8। इनको कहते हैं शॉर्ट पीरियड, तो ये भी छोटी ही है बट वेरी शॉर्ट। सेकंड एंड थर्ड पीरियड में कितने हैं? 8 एलिमेंट। बोलो ये भी क्लियर है? इसके बाद से सेकंड एंड थर्ड के बाद आते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड। बताओ इसमें कितने एलिमेंट होंगे? बताओ कितने आपने ऐड कर दिए? 10 ऐड कर दिए। क्यों 10 ऐड कर दिए? क्योंकि डी ब्लॉक भी अब आ गया। देखो थर्ड तक तो डी नहीं आता है, तो डी ब्लॉक नहीं आता, तो यहां तक तो आपके लिए क्या आता है? 2 इधर वाले और 6 उधर वाले, 8। अब इसका से ये भी 10 इंक्लूड हो जाएंगे किस पीरियड में? फोर्थ एंड फिफ्थ। अभी 6 का नहीं ले रहे क्योंकि 6 में ये भी ऐड हो जाएगा, 7th में ये भी ऐड हो जाएगा। तो फोर्थ एंड फिफ्थ आर डिफरेंट फ्रॉम 6 एंड 7। तो फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट हैं? 18 एलिमेंट। इनको कहते हैं लॉन्ग पीरियड। इनको कहते हैं लॉन्ग पीरियड। बोलो क्लियर? अब बताओ 6 एंड 7 कितने अब एक्स्ट्रा आ जाएंगे? 18 तो पहले ही हो गया था डी ब्लॉक में, अब ये 14 और ऐड हो जाएगा। कितना हो गया? 18 प्लस 14 कितने हो गए? 32। इनको कहते हैं वेरी लॉन्ग। तो 6 एंड 7 पीरियड आर वेरी लॉन्ग पीरियड। अब देखो एनसीईआरटी में ना एक और डाटा दिया हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी आपको मालूम है कि अभी ना इसका लेटेस्ट वर्जन इम्प्रूव्ड वाला नहीं आया, ये वही पुराना वाला ही चल रहा है। तो 7th पीरियड को इनकम्प्लीट पीरियड कहा जाता है। वेरी लॉन्ग पीरियड में सिर्फ एक ही रखा गया था, कौन सा? 6th पीरियड, क्योंकि ये एलिमेंट ना डिस्कवर नहीं हुए। बट हमें मालूम है कि एनसीईआरटी अभी अपडेट हुई नहीं है और एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। तो आज की डेट में तो ये एलिमेंट डिस्कवर्ड है, तो यानी कि ये पीरियड क्या हो चुका है? कंप्लीट। तो कभी अगर ऐसे ही पूछ लिया जाए ना ओल्ड डाटा के बेसिस पे कि इनकम्प्लीट पीरियड बताओ, तो हमारा कॉमन सेंस कह देगा कि 7th वाला ही तो रहेगा इनकम्प्लीट जो लास्ट में है, ठीक है। बट अब हमारे लिए क्या है? ये वेरी लॉन्ग पीरियड में आता है। तो यहां तक समझ में आता है? अब देखो इसके बाद आता है छोटा सा टॉपिक है आईपीएससी में।
IUPAC में भी ऑफ द एलिमेंट कितना टाइम स्थिर तो आप कर लोगे, आप ज्यादा स्पीड से कर लोगे। IUPAC में भी ऑफ द एलिमेंट, अच्छा फिर ठीक ना। IUPAC meaning of the element having atomic number more than 100, लिखो IUPAC naming of the element, IUPAC naming of the element having atomic number more than 100, having atomic number more than 100। ऑनलाइन वाले बच्चों आपको दिख रहा है ये सारा? यस सर। ये प्योरिटी टेबल में इसलिए दिया जा रहा है ना कि इससे आपको आइडिया मिलता रहेगा। देखो 100 से ऊपर वालों के लिए IUPAC ने ना एक रूल बना दिया कि आप इतने नाम कहां से याद रखोगे, ज्यादातर नाम तो साइंटिस्ट के नाम पे रखते हैं, तो उनके लिए उन्होंने रूल बना दिया है कि आप किस तरह से उनकी नेमिंग और उनका सिंबल, नेमिंग एंड सिंबल, सिंबल का मतलब है रिप्रेजेंटेशन, आप किस तरीके से करो। उसके लिए क्या कहा हुआ है कि मोर देन 100 वाले एटॉमिक नंबर पे आपको क्या करना है कि हर एक लेटर के लिए, हर एक नंबर के लिए उन्होंने वर्ड डिफाइन कर दिया। जैसे अगर आपका कभी नंबर आता है 1, तो 1 के लिए इन्होंने कह दिया है कि आप लिखा करोगे इसके लिए अंक, 1 के लिए क्या लिखना है अंक, 0 के लिए क्या लिखना है निल, बात समझ में आ रही है? और जो इसका पहला लेटर है वो इसका सिंबल बनाए, 0 को क्या लिखोगे आप निल, नाम में क्या लिखोगे निल, 1 के लिए क्या लिखोगे अन, 2 के लिए क्या लिखोगे बाय, 3 के लिए क्या लिखोगे ट्राई, 4 के लिए क्या लिखोगे वॉर, 5 के लिए क्या लिखोगे पैक, 6 के लिए क्या लिखोगे 7 के लिए क्या लिखोगे 7, ध्यान रखना सब। 8 के लिए क्या लिखोगे और 9 के लिए क्या लिखोगे एन। ये थोड़ा सा कौन कौन से जो आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा था ना, थोड़ा सा यहाँ पे लगता है। एक तो यहाँ पे ये सेट, वहां पे क्या पढ़ते हैं एफ, 9 को वहां पे क्या कहते हैं नोन, यहाँ पे क्या कहते हैं एन। तो ये दोनों बाकी सारे वही। अब देखो 0 के लिए निल, 1 के लिए आर, 2 के लिए बाई, 3 ट्राई, ये याद हो जाए। और इनका जो सिंबल है, इनका जो पहला लेटर है ना वही इसका सिंबल लेना है, एन यू बी टी क्यू ई एच एस ओ, देखो कोई रिपीटेड नहीं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये सिंबल लेना है एन ई डबल। तो याद रखो डबल, ये तो आपको याद ही करना, और आई थिंक आपको याद हो ही गया हो जाएगा यार, ठीक है। अब देखो क्या करना क्या होता है, जैसे आपको कहा गया 101 वाले का सिंबल बनाओ, तो 101 वाले का सिंबल कैसे बनाओगे, जो पहला नंबर होगा उसके लेटर को लिखोगे कैपिटल, तो 1 का सिंबल क्या होगा यू, तो ये लिखोगे कैपिटल, तो हो जाएगा कैपिटल। उसके बाद 0 का क्या है, तो ये लिखोगे स्मॉल, फिर 1 का क्या है यू, तो ये सिंबल किस एलिमेंट का हो गया जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 101, ये सिंबल। तो जब कभी भी लिखा हो यू एंड यू तो समझ जाओगे कौन सा एटॉमिक नंबर है 101, रिवर्स में भी पूछ सकते हैं और ऐसे भी पूछ सकते हैं। फिर अब नाम क्या लिखोगे, 1 का नाम क्या रखा है अब, 0 का नाम क्या है नील, फिर 1 का आगे क्या लिखोगे अन, इतना लिख लो। जब इनके नाम आप लिख लोगे तो उसमें ऐड कर देना है ईयम, IU है ईयम, तो बताओ क्या नाम बन गया अनिल अनियम, नाम बन गया अनिल अनियम। तो अब ये नाम में हमेशा ध्यान रखना लास्ट में क्या ऐड करना है IU है,
उसके बाद इन दोनों को मिला करके आप लिख दोगे, नाम क्या लिख दोगे, अनिर्वचनीय। बोलो समझ में आ रहा है? बस फटाफट आप क्या करो, ये 112 वाले का नाम लिख दो, 106 वाले का लिख दो और 115 वाले का लिख दो, 112, 106, 115 सिंबल और नाम। ये 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है। बताओ 112 वाले का क्या लिखेंगे, अन अन और क्या होगा, बी एम। BM. देखो यहाँ पे एक ही आ जाएगा और सिंबल क्या बनेगा, यू यू बी। 106 अन नील एक्स यू, सिंबल क्या बनेगा, यू एन एच। ये सिंबल बोलो समझ में आ रहा है? तो पीरियोडिक टेबल में ना अगर हमें पोजीशनिंग हमें करनी हो, हमें सिंबल देना हो तो 100 वालों के लिए उन्होंने रूल बनाया हुआ है। आ जाएगा समझ में? तो अगर उन्होंने सिंबल दे दिया, क्या उससे भी हमें नाम पता चल जाएगा? ठीक है, और नाम पता चल गया, सिंबल है, एटॉमिक नंबर पता है, तो हमें क्या ये डॉट पीरियड ग्रुप सब पता चल जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक आ जाएगा समझ में? कल वाले लेक्चर में ना मैं रिवाइज कराऊंगा जो मैंने आपको वीडियो लेक्चर भेजा था, ठीक है, ताकि वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। फिर उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं दूसरा लेक्चर दूंगा।